ताकि इधर बीचों आप सामने देख रहे हैं। अपना परिचय बताइए क्या प्रोग्राम रखा गया है आज? मेरा नाम अभिषेक कुमार मौर्य, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष मिर्ज़ापुर। ये आज कार्यक्रम रखा गया है जो है कि 96 विधानसभा प्रत्याशी सरोज सरगम बहुजन मुक्ति पार्टी से जो विधायिका के प्रत्याशी हैं 96 विधानसभा की, उन्हीं के जो है कि आगाज़ में ये रखा गया है। 96 विधानसभा से जो ये हमारी भीड़ लगी हुई है, हज़ारों की संख्या से जो ये लोग आए हुए हैं, बस उनके साथ समर्थन के लिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी का जो प्रत्याशी 96 विधानसभा का है वो हमारा प्रत्याशी भारी मात्रा में लोगों की वोट से जीते, इसीलिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। सरोज सरगम जी को आज कई लोग समर्थन किए, कौन कौन है? सरोज सरगम जी को कई लोगों सर जैसे कि हमारे यहाँ के प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे उनका समर्थन मिला है। वीआईपी पार्टी का समर्थन मिला है, जो मुकेश साहनी के जो है पदाधिकारी हैं उन लोगों का भी समर्थन मिला है। और ऐसे अन्य छोटे मोटे दल हैं जो यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं, उनका भी समर्थन मिला है। भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है और वो लोग साथ में प्रचार कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? मिर्ज़ापुर के जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है वो गठबंधन के मामले में 2 सीट लड़ रही है, एक मड़िहान से और एक 96 विधानसभा से। वामन मिश्राम साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए बोल 50 जय मूल निवासी, बोल 50 जय मूल निवासी, ये आजादी झूठी है, झूठी है। ऐसे महापुरुष पैसा हुए समाज को जगाने का काम किया है। और अगर नहीं जागते हैं अपना हक लड़ लेने के लिए, अगर हम नहीं तैयार होते हैं तो हमारी और आपकी भूल होगी। कैसी ताकत दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वरदान मांग रहे हैं और कह रहे हैं क्या? राहुल बोल रहे हैं आपके दया से प्रभु बड़का भैया कन्हैया लाल कोल दिखाई है बड़े पैमाने पे साथ समर्थन करके अपने आने वाली पीढ़ी को आजादी दिलवाने का काम करेंगे। ऐसा आप लोग करेंगे, साथ विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को ध्यान देते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी। आप लोगों के हौसले और हिम्मत को देखकर मुझे फक्र है, गर्व है। साथियों, एक अभिवादन के साथ मैं आमंत्रित करूंगा जो धम्म के प्रचारक हैं और भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र को निर्माण करने के लिए सतत जो है समाज में जागृति और प्रज्ञा और चेतना पैदा करने वाले भंते प्रज्ञादीप हमारे बीच में मौजूद है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जोरदार नारे से उनका स्वागत करेंगे। बोल 50, बोल 50। अब मैं आग्रह करूंगा, भंते प्रज्ञादीप जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज के इस जनसभा में उपस्थित जो इस महारैली में शामिल विशाल जनसैलाब है, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें
आज इस विपरीत परिस्थितियों में कैसे संघर्ष करना है, उस पर वो अपने विचार रखें। बनते प्रज्ञादीप जी। हमारा वही हीरो, वही मुखिया जो समाज का नेतृत्व करना चाहता था, समाज को लेकर चलना चाहता था, डॉक्टर संजय निषाद के बारे में कौन नहीं जानता। मैं उसका विरोध करना नहीं चाहता, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज दर्द है, समाज से अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये आवाज हमारी नहीं, वीरांगना फूलन देवी की आवाज है, वीरांगना फूलन देवी का दर्द है। मैं बयां करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, साथ बताना चाहता हूँ वीरांगना फूलन देवी के लिए जो उन्होंने सपना दिखाया था कि जो भी उनका अधिकार है, अभी उनके परिवार के पास जो अधिकार नहीं मिले वो सारे के सारे दिलाऊंगा। आज उन्होंने क्या किया, 15 सीटें जब बंटवारे में मिला तो 15 सीटों में, वो 15 सीटों में हम देख रहे हैं कि 6 ब्राह्मण, 5 क्षत्रिय और 1 अपने बेटे को दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका समझौता है, चलेगा। कैसा करोगे, चलेगा। हम समाज के लोगों को कोई दर्द नहीं है, लेकिन समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ एक अन्याय जो किया, वो ऐसा अन्याय जिस वीरांगना ने जिस धरती पर जन्म लिया, जिस चंबल की भूमि पर जन्म लिया, वो कानपुर विधानसभा, उस विधानसभा पर जहाँ पर 84 गांव क्षत्रियों के हैं और मल्लाहों के बहुत सारे गांव हैं, वो बड़े गांव की, उन गांव की संख्या से वहाँ के विधायक का इधर उधर होना तय होता है। माननीय संजय निषाद जी ने सत्ता पर पहुँचाओ, किन लोगों को हटाओ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे प्रत्याशी महोदय खड़े हो जाइए। ये हमारे प्रत्याशी महोदय, ये वीरांगना फूलन से कम ना समझिए, ये आपको धन्यवाद, हमारा बहुत बहुत आभार। जय मुनवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। खुदा गुटखा खिला दीजिए, हम आपके साथ हैं। माने इस बदतर स्थिति में हमारा समाज पहुंचा कि 10, 20 रुपए, 500 रुपए पे आप अपनी वोट को बेचते हो। ऐ गरीबों, ए मजदूरों, आपको बता दें, अगर आपकी ये बद से बदतर स्थिति है तो शासक वर्ग के लोगों ने जानबूझ के तुम्हें गरीब किया। कारण कि जब ये गरीब रहेंगे, बेबस रहेंगे, लाचार रहेंगे, तो आप अपने वोट की कीमत नहीं समझ पाओगे। आप सिर्फ चाय पानी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी पर वोट दोगे, मुर्गा दारू पर वोट दोगे। मैं इस सिलसिले में बस एक कहानी करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके वोट की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीमत, वोट की कीमत दोनों बराबर है। आप अपने आप को पहचानिए। एक कहानी सुनाता हूँ। दलाल पड़े हैं समाज के कि 1,000, 500 रुपए पर अपने लोगों को सेट करते हैं वोट डलवाने के लिए। तो एक चालाक धोबी था, उसके पास जब नेताजी गए तो धोबी कहा, साहब हमारी रोजी का सवाल है, मेरा गधा मर गया है, आपसे हमें मात्र एक गधे की जरूरत है, हमें आपको 500 रुपए की जरूरत नहीं है। तो नेताजी बोले, यार गधा तो बाएं हाथ का खेल है, मैं कल ही आपको एक गधा दे देता हूँ। नेताजी चले गए गधा खरीदने के लिए। जब गधों के मार्केट में गए तो वहाँ देखिए एक हृष्ट पुष्ट गधा था। उसका दाम पूछे तो बताया, भैया ये गधे 40,000 के नीचे नहीं मिल पाएगा। दूसरा उससे कमजोर गधा था, उसके पास गए, भैया बताओ इसका दाम कहे, 30,000 के खाले नहीं मिलेगा। फिर तीसरा गधा थोड़ा लटपटा के चलता था, बहुत कमजोर चलता था, उसकी दाम पूछने लगे, कहा भैया 20,000 के खाले ये लिमका वाला जो कमजोर गधा है वो भी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तब नेताजी को लगा, यार ये तो धोबी बहुत चालाक है, बड़ा साथी है, ये तो 20,000 का चूना लगाने वाला है। तो नेताजी वापस आए धोबी के पास। ऐसा है कनौजिया साहब, आपके गांव के लोग 500 रुपए में सब वोट हमको दे रहे हैं,
आप ऐसा करो 1000 ले लो, जो भी कहा नहीं नहीं नहीं, अरे 2000 ले लो, जो भी कहा नहीं, अरे 5000 ले लो यार, पूरे लोग गांव के हमको वोट दे। भाइयों बहनों, आप अपने वोट की कीमत को पहचानो। आप 500, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 और 1000 में अपने मान सम्मान स्वाभिमान को क्यों बेचते हो? चाय नाश्ता पर आप क्यों जाते हो? अगर ऐसे ही तुम अपने वोट की बिक्री करती रहे तो आजीवन तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आए मेरे लुलुआ समाज के लोगों, कमेरा समाज के लोगों, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी और देखिए, हम लोग भारत के असली मूल निवासी हैं। 85 भारत के असली मूल निवासी, आदिवासी। आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से ये पृथ्वी है तब से हम लोगों का यहाँ हमारे आपके पूर्वजों का शासन सत्ता हुआ करता था, लेकिन आज हम लोग भिखारी हो गए हैं। भिखारी अपने से नहीं बने हैं, हम लोगों को बनाया गया है। कर्म कांड पाखंड में भी हम लोग अंधविश्वास और चलनी में बने आदमी के जब देखी तब व्रत टूटी। भैया लड़का जब गोदी में बहनी हरा रोए लागत था तो लेके खिलाबू, बाबू है, भैया है, राजा है, देखा हो चंदा मामा, वही के चंदा मामा। और जब व्रत रही तो बता रहे कि चलनी में देखे लगी कहीं के भैया पति हो गए। सोचे वाली बात बा, वह चंदा मामा पति है और वह चंदा मामा भी है। तो सोचने वाली बात है। आज उसी राजपाट शासन सत्ता के लिए हम लोग सपा में जाते उनमें लात खाते, भाजपा में जाते उनमें मारा जाते, कांग्रेस में गए, बसपा में गए, लेकिन हम लोगों का राजपाट नहीं मिला। तो ये आप लोगों का न दल था, जिसका दल है उसका बल है, उनके समस्याओं का हल है, और जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उनके समस्याओं का हल नहीं। आप लोगों का दल आ गया है, आप लोगों का बल आ गया है, और आप लोगों का बल आ गया है, आपके समस्या का हल हो गया। इसलिए साथियों, आप लोगों को ध्यान में रखना है। रुपया पैसा साड़ी ब्लाउज कुल ले ली हो बहनी हरा, लेकिन पैसा पे कभी वोट मत दी हो, क्योंकि सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा जितना यही सरोजवा के सिवा कोनो प्रत्याशी गरीब नहीं बने। जे देई उ ले लिया जा, काहे से कि हम लोगन के धीरे धीरे 75 साल हो गया ठगते इन्हें बेईमान, ठगते ठगते अपन विकास करें और हमारे समाज का विनाश कर दिए। तो इसलिए आप लोगों का चुनाव चिन्ह 4 पाई है। साथियों, मैं तो आज अपने समाज में यहाँ से मिर्जापुर मनिहान से जब हम लोग बाहर कार्यक्रम करने जाते हैं, चाहे पटना जाएं, चाहे जम्मू कश्मीर जाएं, चाहे बिहार चले जाएं, ऐसा घर और ऐसा स्थिति, ऐसा पहनावा, वेशभूषा, ऐसा खाना पीना नहीं देखने को मिलता है। कष्ट तब होता है जो आदिवासी का नेता है, हम लोग नेता उसको बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, फिर भी मेरा आदिवासी परिवार जैसे के तैसे रह गया है। आप लोगों ने हमें कलाकार बनाया, खाने जीने का रास्ता दिया। जहां तक बिरहा का नाम है वहां तक सर्व सरगम मिर्जापुर जिले के नाम से जानी जाती है कि मिर्जापुर जिले में कोई आदिवासी परिवार में एक कलाकार है जो शेरनी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज भी मेरा भाई लेबराना करता है। मेरा वही विद्यालय था खचहा बगल में, प्रोजेक्ट माला स्कूल है, उसमें 5 तक मैं पढ़ी। जब 5 में हम पढ़ते रहे, स्कूल जाई, इतवार के दिन जब छुट्टी होते जाई धान लगावे में दे।
भाई बहनी में सबसे बड़ी थी। जब भाई और बहनों को मैं ले करके मम्मी के पास जाती थी दूध पिलवाने के लिए, तो वहाँ लहना धारिया बढ़िया पहन रहे हैं, लेकिन इन विधायक इन सांसदों का क्या आंख नहीं है कि मेरे आदिवासी समाज को कुछ चाहिए? घर नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है। मेरा आदिवासी परिवार आज भूखमरी के कगार पे है, 1 किलो नमक पे है और ये 5 किलो चावल दे करके ये भाजपा के लोग हम लोगों को पीछे पीछे अपने दौड़ा रहे हैं। तो मांगते मांगते 75 साल हो गया, अब मांगे से नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, तब आप लोगों का हक हिस्साधिकार मिलेगा। ये चुनाव नहीं है, एक क्रांति छेड़ी गई है, अब आजादी मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि सरोज सरगम जिस बेटी को आप लोगों ने संवारा, आज इस ललकी मिट्टी में आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाली सरोज सरगम को उस पर्दे तक आप लोगों ने पहुंचाया, ये आप लोगों का देन है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, सबसे बड़ा यही एक हमारे पास दौलत है, इससे बड़ा दौलत कोई नहीं है। साइकिल के आप लोगों ने जिताया, सरकार बनाया कि नहीं बनाया, उसको देख लिया ना। हमारे आदिवासी परिवार बच्चन के किए का यही सपा सरकार होमगार्ड वाली पहले वर्दी पहना दिया, सपा सरकार होमगार्ड वाली हमारे बच्चों को वर्दी पहनवा दिया। अब कटोरा दे दिया कि जाओ तुम लोग भीख मांगो। हमारा बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय में वो मास्टर का बच्चा खुद नहीं पढ़ता है। हमारा बच्चा जब जा रहा है उस विद्यालय में, तो उस विद्यालय में मेरे बच्चों को पेट का भोजन मिल रहा है, दिमाग का भोजन नहीं मिल रहा है। ये ऐतिहासिक धरती है। वहीं वीरांगना बहन फूलन देवी जो कि मिर्जापुर यही सांसदीय क्षेत्र भदोही है, यहाँ से सांसद हुआ करती थी। एक फूलन चली गई, सपा सरकार ने खत्म करवा दिया, और बहन फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा, इसी को यही भाजपा वालों ने जेल से छुड़वा करके चुनाव लड़वाया और जिता करके फिर वो गुंडा को भाजपा वाले छोड़ दिए हैं। तो साथियों, ये गुंडा जेल में रहेंगे, काला धन विदेश से आएगा वापस, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा। कई ठे बोले का लड़का भैया उड़न हवाई जहाज से, तो सोचिए आप लोग, ये सब राजनीति के लोगों का मुद्दा है और आप लोगों को अब की बार ध्यान देना है। क्योंकि देखिए हमारे बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं मंच पे, भाषण देने की मेरी आदत तो नहीं है, क्योंकि अभी पहली बार ये मंच हमें मिला है। कलाकारों के लिए कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा विधा अलग अलग होता है। ये पहला शुरुआत है, राजनीतिक बड़ा मंच हमें मिला है। हमारे जो कि परम पूजनीय पिता स्वरूप हमारे पिता भी इसी उम्र के हैं, भवन मिश्राम जी, इनके लिए जोरदार तालियां स्वागत होना चाहिए साथियों। तो आवाज बोलते बोलते तो भारी हो गया है, लेकिन गीत के माध्यम से मैं आप लोगों को साथियों, जब हमारी इच्छा क्या है राजनीति लाइन में आने का कि एक बार मैं विधायक बन जाऊं और अपने समाज का जो हक हिस्साधिकार है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। और जब मैं विधायक बनती हूं तो हमारे विधानसभा में हमारे जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं
आदिवासियों के लिए विशेष रूप से विद्यालय फ्री में पढ़ाई होगा हमारे बच्चों को, क्योंकि यही भाजपा वाले जौनों लड़कन के पढ़े के कुछ ज्ञान रहा, 2 साल से कोरोना के चक्कर में वो और गधा हो गए, पीछे के पीछे हो गए। कोरोना का बा भैया, कोरोना इन गरीबों के लिए कोरोना है, बड़ नेताओं के लिए नहीं है, गरीबों के लिए कोरोना है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा। स्वागत गीत है, पर्दा बढ़ाए कि मास्टर। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। साउंड ऑपरेटर जी, ढोलक, हारमोनिया, वो कलाकारों का थोड़ा सा देखिए, साउंड सिस्टम सही करिए। हेलो अरे कई सर्व सरगम ही नहीं, जब सर्व सरगम विधायक बनेगी तो हजारों हीरो हीरोइन कलाकार पैदा हो जाएंगे आदिवासी परिवार में। जैसे मिर्जापुर छोड़ करके चले जाइए बनारस, इलाहाबाद, ये लगता है कि भाई कोई शहर है, उसी तरह से विधानसभा चमकेगा। यहाँ से हीरो हीरोइन पैदा होंगे, यहाँ से कलाकार पैदा होंगे, जहाँ से सर्व सरगम पैदा हुई है। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। आदिवासी का झंडा लहराने वाले आ गए, झंडा लहराने वाले। अब डटी के लड़ेंगे, अब ना डरेंगे, हम जुर्माना सहेंगे, हम जुर्माना सहेंगे। जितने लोग हैं वो सभी लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, और जगरे हाथ ना होए वही का हाथ ऊपर ना होए। तालियां होना चाहिए, अभी जब कहा तभी नीचे करा जा। 1 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड प्लीज। का नाम है आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। हाथ ऊपर होना चाहिए, हम देखो थे जगह नीचे बा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। भाजपा का छक्का छोड़ाने वाले आ गए। देखा, स्वागत हो गया। और बहुत लोगन का, हमारे माई बहनी हरन का फरमाइश रहा कि जहाँ से सर्व सरगम पैदा हुई है वहीं से एक गीत पैदा हुआ है आदिवासी परिवार से। मैडम जी और हमारे सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर की भाषा है, यहाँ के लोग इस गीत गाया जाता था। आज संविधान की देन है कि हमारे तोहरे पास खेत पियारी बा है, कोट बा, पैंट बा, गाड़ी फॉर्च्यूनर बा, चाहे जितना जे कमाई कर रख लेता होते उतना बा। नहीं मनुस्मृति था तो उसमें हम लोगों के पास कुछ नहीं था। तो हमार माई बहनी हरे जाए बाबू साहब पंडित जी का धान लगावे बदे तो घरे से के गमछा लेके जाए, धान लगावे जाती तो गमछा लेके जाए तो गमछवा के
गमछवा के मेरे दाढ़े पर ना रखा है। प्रबंधक साहब के मुड़वा पर रखा है। गमछा ले जाती सरधरिया जौन चरचबना पावत माई देनी हरे खाई बदे जौन गठियाई का खूटा में ले यही घरे मुन्ना बदे जौन बच्चे फतार खाए। आसे गाजा की तेरी रुमालिया आसे गाजा की तेरी रुमालिया कहाँ बुलावाया। कार बनाई गई है तो हम परशुराम के मूर्ति बनाओ परशुराम के मूर्ति बनाओ तो अखिलेश भैया कहे तू परशुराम के मूर्ति बनाऊ तो हम परशुराम की भव्य मूर्ति बनाओ। मतलब कि हमारे समाज में हमारे देश में का होत बा उत्तर प्रदेश में एलसी ले दे के कुछ नहीं बा केवल होड़ लगी बा मूर्ति बनावे बरे अब ब्राह्मण सम्मेलन करावे बरे। एकरा मतलब ये बा कि इनका हमारे समाज के वोट की जरूरत नहीं बा। अगर हमारे समाज के वोट की जरूरत इनकर हो तो ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मेलन करौती ये करौते, लेकिन इनका जरूरत नहीं बा। इनका विश्वास हो गया बा कि ये जो मूल निवासी 85% के लोग हैं इनसे हमार कल्याण ना होए। अगर पंडितन के खुशी कई देर ब्राह्मणन के खुशी कई देर तो हमार सरकार बन जाए। है सवाल कर कि देखा ये जो सरगम सरोज बहन है ये 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे लिख के देत है और दुनिया के इतिहास में ये पहली बार होत बा। एकरे पहले कभो भवन आए रहन बहुजन मुक्ति पार्टी करत बा। अब स्टाम्प पेपर के का महत्व बा एका तू अच्छी तरीके से जानत है। जैसे कौनो जमीन अगर खरीदा तू जमीन के रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर पे करावत हो कि नहीं करावत है ना। स्टाम्प पेपर पे करावत है। जब स्टाम्प पेपर पे करा लिया था तो तोहार इतना यकीन हो जाता कि अभी जमीन हमार हो गई। ये जमीन हमार हो गई बा क्यों छीन नहीं सका। अगर मान लो क्यों जबरन छीनत है तो करे ऊपर केस कई देत है तो ये लिए ये हमार जो बहन सरगम सोच है ये 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर अपन मुद्दा लिख करके देखें कि अगर हमका विधायक बनाए देबा तो हर जवन मुद्दा विधानसभा में ना उठाई जात बा हम वहाँ पहुँचब तो हाल लड़ाई लड़ब यह बड़े उनका विधायक बनावे के बाद 96 विधानसभा से अब बन गए हैं वो विधानसभा के विधायक बन गए हैं। बस उनका साथ और सहयोग आपके दे के बाद और आप लोगन जरूर करी हैं इतना हम आशा और विश्वास बा। तो एक बात और हम अपने माता से और बहनन से भैयन से चाचा से चाची से ही कहा का हमारे बहन सरोज सरगम के विधायक बनाए मेरे तैयार है विधानसभा में पहुंचाए मेरे तैयार है ना। हाँ तो वहाँ विधानसभा में विधायक बनाए के जरूर। मैं रामोस रविंद्र वीआईपी पार्टी का पदाधिकारी तथा मैं राष्ट्रीय स्तर से बात करके प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की तरफ से यहाँ समर्थन करता हूँ कि सर्वम को आप लोग जिलाने का काम करें और इन्हें लखनऊ पहुँचाने का काम करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद का आदेश है कि सभी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी यहाँ इनको समर्थन देने का काम करें। ये जरा मेरा गलत हो गया है। ये कुछ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, ये कोई अखिलेश यादव के चाचा का मामला नहीं है। थोड़ा हमारे जो साथी है थोड़ा बताने में गलत बता रहे हैं तो इसको सुधार कर दिया है हमारे भाई ने बिंद जी ने, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए
हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए बनाया है। ये गठबंधन है, ये जो है ये गठबंधन है, ये राजनीतिक दल नहीं है, ये गठबंधन है। जैसे सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, उसने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसकी वो चेयरपर्सन है 21 पार्टी के लोगों को मिलाकर। उसी तरह से अडवाणी अटल बिहारी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा 13 दलों के लोगों का मिलकर बनाया, 13 दलों का मिलकर बनाया। वाराणसी में एक और पार्टी के अध्यक्ष आए और कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो 14 पार्टी के लोगों ने मिलकर हम लोगों ने ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने बनाया तो उत्तर प्रदेश तो कोई राष्ट्र है नहीं, वो तो राज्य है, तो फिर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा, अभी मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो रहा है और ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में हम योगी को बदलना चाहते हैं और 2024 में हम लोग मोदी को बदलना चाहते हैं, दोनों को बदलना चाहते हैं। तो लोकसभा का चुनाव जब हम लड़ेंगे तो 500 लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, 500 सीटें लड़ेंगे। तो आप सोचते होंगे कि 500 सीटें लड़ने के लिए तो बहुत विशाल संगठन चाहिए। हाँ, जरूर चाहिए। छोटा मोटा संगठन करने से नहीं होगा, राष्ट्रव्यापी संगठन चाहिए। एकदम सही आपने सोचा। तो हमने 19 साल की उम्र से, जब हमारी उम्र 19 साल थी, आज हमारी उम्र 65 साल है। 45 साल का समय हमने लगाकर विशाल संगठन बनाया। 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 तहसीलों से ज्यादा संगठन, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांव में विशाल संगठन हमने फैलाया है, विशाल संगठन हमने बनाया है। दुनिया के लोग मानते हैं कि कोई बड़ा बदलाव करना है तो बड़ा बदलाव करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए, और ये संगठित शक्ति हमने बनाई, ये विशाल संगठित शक्ति बनाई है, देशव्यापी शक्ति बनाई है। और इस देशव्यापी शक्ति के बल पर हम लोगों ने दो बार भारत बंद किया। भारत बंद करना कोई गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। 5 मार्च 2019 को 5 मार्च 2019 को हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया। विशाल भारत बंद हो गया, और जब भारत बंद हो गया तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संसद में संविधान संशोधन करने के लिए, और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाए। सबूत के तौर पर बोतरा बोल रहा हूं, कितना बड़ा संगठन हमने बनाया 45 साल की जिंदगी लगाकर। दूसरा, आप लोगों को याद होगा आसाम में
सीए कानून इन लोगों ने लागू किया था और उसके बदौलत कानून की वजह से इन लोगों ने हमारे 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे, मूल निवासी थे, आदिवासी थे। जब हम आसाम गए तो वहां के लोग इकट्ठा हुए, सारे आसाम के लोग इकट्ठा हुए। हमने उनको पूछा कि जब ये आंदोलन बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था तो आप लोग कहां थे? तो उन लोगों ने कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के आंदोलन में शामिल थे। हमारे लोगों ने कहा। तो हमने पूछा, जब आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के आंदोलन में शामिल थे भगाने के लिए, तो अब क्या हुआ? तो हमारे लोगों ने कहा कि इन पंडित लोगों ने अब हमारा ही नंबर लगा दिया। इन पंडित लोगों ने हमारा ही नंबर लगा दिया। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ूंगा और यहां से जाकर इस मुद्दे पर भारत बंद करूंगा। वापस आया दिल्ली और 29 जनवरी 2020 को इस मुद्दे पर, सीएए के मुद्दे पर ये लोग कहते थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते थे, क्या कहते थे? डेली कहते थे सीए 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 सीए, डेली कहते थे। हमने भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया और भारत बंद करने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीए बोलना ही बने, सीए बोलना ही भूल गए। हमने 440 के करंट का झटका नहीं लगाया, 840 का करंट झटका, बोलना ही बंद हो गया। अब बोलते अभी बोलते नहीं, बोलना बंद कर। तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है, संगठन शक्ति है हमारे पास, विशाल संगठन शक्ति है। आज राजनीतिक नेता 2 महीने के लिए आपके पास आएंगे और 4 साल 10 महीने फिर आपके पास नहीं आएंगे। मैं आपके पास पहले भी आता था और आज भी आ रहा हूं और कल भी आता रहूंगा। अभी 7 तारीख को आखिरी वोट पड़ेगा और 8 तारीख को मेरा वीडियो सुन लेना। 8 तारीख को घोषित कर दूंगा भारत बंद। वीडियो सुन लेना। क्यों भारत बंद क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगार हैं। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। हमारे पास एक ही काम धंधा है, वो है आप लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ने का। आने वाले 10 साल तक हर 6 महीने के बाद हम भारत बंद करेंगे और 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। इस देश के अखबार वाले, इस देश के टीवी वाले हमारी खबर नहीं छापते। इतना डर लगता है वामन मेचरा की खबर छापेंगे साले 6 महीने में देश बदल जाएगा। खबर ही नहीं छापते, इतना डर लगता है उनको। तो हमने रास्ता निकाला, हमने तरीका निकाला कि 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और भारत का कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा।
जिसको मालूम नहीं होगा कि हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सब 85% को मालूम हो जाएगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मालूम हो जाएगा तो 85% लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और जब खड़े हो जाएंगे 85% लोग जब खड़े हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होकर अगर उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक बार पेशाब कर लिया तो ये लोग पेशाब में ही बह जाएंगे। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि इकट्ठा होकर पेशाब मत करें। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर वो बह गए तो हमें राज करने के लिए प्रजा कहां से रहे? प्रजा भी तो चाहिए ना। अपने ही लोगों पर राज करने में मजा नहीं आता है, ठीक है ना? तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा। अब मैं आप लोगों को 2-3 समझदारी की बातें समझाना चाहता, ज्यादा नहीं। इस देश के जो राजनीतिक दल के नेता है आपको कोई समझदारी की बात समझाते नहीं। क्या कहते हैं? स्कूटी दूंगी। प्रियंका गांधी कहती है स्कूटी दूंगी, आप सुनते हैं स्कूटी दूंगी। स्कूटी दूंगी ऐसा कहने से समझदारी की कौन सी बात समझ में आती है? आती कोई समझदारी की बात है? समझदारी की बात नहीं है। क्या है? लालच। स्कूटी दूंगी क्या है? लालच। और मछली पकड़ने के दौरान मछली जब लालच में जाल पकड़ती है तो उसकी जान चली जाती है। लालच में मछली जब जाल पकड़ती है, कांटा पकड़ती है खाने के लालच में, तो उसकी जान चली जाती है। और हमारे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं, ये लालच की वजह से पहुंचे हुए हैं। ध्यान रखें, उनके लालच के जाल में नहीं आना है। ये लालच दे रहे हैं स्कूटी दूंगी, लालच दे रहे हैं, लालच से सावधान रहो। अखिलेश यादव कहता है 1 किलो घी दूंगा, कोई समझदारी की बात है? और बड़ा परिवार रहा, ये कई दिन में घी खत्म हो गया। अगर बड़ा परिवार रहा, ये कई दिन में साला घी खत्म हो जाता है। 4 साल और 11 महीने 29 दिन क्या खाएंगे? अरे कितना धोखेधड़ी की बातें हैं। ए लालच से सावधान रहो। ए मछली का उदाहरण जाल रखो, तो जाल में फंसती है मछली, अपना जान गवा देती है जाल से। और ये लालच से सावधान रहो। तो इस तरह से साथियों, मैं कुछ समझदारी की बात आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, गांधी नेहरू ने आजादी में कहा था कि देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। देश की आजादी के लिए लड़ना और देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ना 2 अलग अलग बातें हैं। 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, गांधी नेहरू के लोगों को आजादी मिली, और हमारे लोग पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर नोंद करने के लिए गए, तो पुलिस चौकी का इंचार्ज इंस्पेक्टर क्लास 3 पोस्ट का आदमी हमारी एफआईआर नोंद करने के लिए इनकार कर दिया। एफआईआर तक नोंद नहीं करता, संवैधानिक अधिकार है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते हैं। इससे सिद्ध होता है कि देश आजाद हुआ, हम आजाद नहीं हुए। सबूत के साथ बता रहा, उदाहरण के साथ बता रहा।
फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी नेहरू को कहा, हमारे लोगों के आजादी का क्या? अंग्रेजों को कहा ये तो देश आजाद हो गया, हमारे लोगों के आजादी का क्या? तो बाबा साहब ने कहा अंग्रेजों को, आजादी के बगैर हमारे लोगों के जाने नहीं देंगे, संविधान लागू होना होगा। आज संविधान सभा का चुनाव हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से मुसलमानों की मदद से संविधान सभा में चुनकर गए। संविधान लिखने का उनको मौका मिला, उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और लागू करने के बाद संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि भारत के हर नागरिक को बोलने की आजादी होगी। तो मैं माइक पर दहाड़ कर बोल रहा हूं, ये आजादी गांधी नेहरू की दी हुई आजादी नहीं है, ये संविधान की मेरे बाप ने दी हुई आजादी है। ध्यान रखना, हमारे लोगों को समझदारी की बातें लोग बताते नहीं है, इसलिए बता रहा। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान पर अमल करने के लिए 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया।